हाँ जी नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे स्किल्स की, और वो भी किस तरह से बात आई थी। मैंने आपको बताया था, यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, भाषा संबंधी विकास करना है, तो इसके लिए लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, चूँकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं स्किल्स की संख्या 4 है, उन 4 स्किल्स का एक प्रॉपर ऑर्डर, एक जनरल ऑर्डर में और साथ ही कंबाइंड फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आज समझा दिया, कल बुलवा दिया, परसों उसकी रीडिंग करवा दी, उसके बाद राइटिंग, नहीं। इन चारों का कंबाइंड फॉर्म में जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। जितना ये जैसे 4 स्किल्स हैं, अगर इन 4 स्किल्स में से कोई भी स्किल रह गई या उनका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। वही बात है, अगर खाना टेस्टी बनाना है तो सारे मसाले अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग टाइम पे डालने पड़ते हैं, तभी खाना टेस्टी बनेगा। ऐसे ही यहाँ है जी कि अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट चाहते हो तो लैंग्वेज से रिलेटेड ये जो 4 स्किल्स हैं, इन 4 स्किल्स का प्रॉपर ऑर्डर या जनरल ऑर्डर या एक करेक्ट जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ही डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट नहीं होना चाहिए कि एक का, कि एक का आज हो गया, दूसरी को छोड़ दिया, तीसरी का कल, नहीं। आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं, अर्थात सेपरेट फॉर्म में नहीं। इसके लिए इंटीग्रेटेड, अर्थात इंटीग्रेटेड मैनर में जब इनका डेवलपमेंट होगा तभी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ओके, अब मैंने आगे आपको लिया कि लैंग्वेज स्किल्स की संख्या 4 है, ये आपके सामने आई। अब हमने लिया था स्किल्स के टाइप्स ऑफ स्किल। तो मैंने 2 टाइप में आपको डिवाइड किया था, आपको नहीं, स्किल्स को डिवाइड किया था। पहला जो टाइप है वो प्रोडक्टिव स्किल्स। आप अब मेरा साथ दे सकते हो। प्रोडक्टिव स्किल्स को ही हम कहते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और इन्हीं को कहते हैं हम एक्टिव एक्टिविटीज़। और दूसरी तरफ रिप्रोडक्टिव स्किल्स, जिसको हम कह सकते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, जिनको रिसीव करना है, और साथ ही जब रिसीव करना है, जहाँ से रिसीव करना है, अगर वो श्योर से नहीं होगा तो हम तो कैसे हैं, पैसिव हैं, हम उसमें एक्टिव है ही नहीं, इसलिए उनको पैसिव एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। फिर मैंने चारों स्किल्स में से कौन सी स्किल किस दायरे में आती है, किस टाइप में जाती है, वो मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि स्पीकिंग और राइटिंग यानी S और W, ये तो आती है प्रोडक्टिव स्किल्स में, क्योंकि बोलने के लिए और लिखने के लिए हमें किसी भी सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। अब यह दिमाग लगाते हैं हम कि चलो ठीक है जी, स्पीकिंग तो हम मुंह से मुंह है हमारा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ भी बोलो तो आप बोल सकते हो, कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं, आपकी आंख बंद कर दी जाए तो भी आप बोल लोगे। अब बात आती है, आपके दिमाग में आती है कि सर राइटिंग क्यों, राइटिंग में तो हम आपका देख के लिख रहे हैं। अरे भाई, मेरा क्यों देख के लिख रहे हो? आपके पास यदि पेन दे दूं मैं, आपके पास कॉपी है, ये कॉपी और पेन ये सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होती। अर्थात जब कॉपी में लिखा हुआ होगा, उस लिखे हुए को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है, तो S और W ये तो हम खुद से कर सकते हैं। राइटिंग के लिए हमें किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर पेन और कॉपी है तो इजीली मैं कहूँ आपसे कुछ भी लिखो, लिख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ लिसनिंग यानी समझना और रीडिंग मतलब पढ़ना, इसके लिए किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता होती है। अब जैसे खाली बोर्ड है और मैं आपसे कहूँ रीडिंग करो, तो नहीं कर सकते हो। जब तक इस पर लिखा हुआ नहीं होगा, वो जो लिखा हुआ है वो आपका सोर्स है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और वहाँ से जो लिखा हुआ है उसको आप जब रीड करोगे तो वो तभी रीड कर पाओगे जब यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ओके,
तो इसी बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं, तो हम ये भी कह सकते हैं लिंग्वेसी इज इक्वल टू ओरेसी प्लस लिटरेसी। लिंग्वेसी इज इक्वल टू ओरेसी प्लस लिटरेसी, यानी ओरेसी और लिटरेसी से मिलकर लिंग्वेसी डेवलप होती है। अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ओरेसी और लिटरेसी दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अब ओरेसी क्या है? दरअसल ओरेसी में होता है कि कोई दूसरा जो बोल रहा है उसकी बात की अंडरस्टैंडिंग, यानी इसको समझना, और समझने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी अपनी बात कहना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ओरेसी में आती है एल और एस। इसका मतलब दूसरे की बात को समझना और समझ करके फिर अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी यहाँ अंडरस्टैंडिंग, अपने यानी दूसरे की बात को समझना, और यहाँ है फिर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम लिटरेसी, लिटरेसी में आती है जी आर और डब्ल्यू, रीडिंग और राइटिंग। क्योंकि रीडिंग और राइटिंग, लिटरेसी आपने देखा होगा साक्षरता, साक्षर, साक्षर हम किसको कहते हैं? साक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान हो। अक्षर का ज्ञान मतलब अक्षर को उसको पढ़ना आता हो, अक्षर को उसको लिखना आता हो। तो ये आती है दो लिटरेसी में, और एलएस आती है ओरेसी में। और ओरेसी और लिटरेसी दोनों जब कंबाइंड हो जाती हैं तभी डेवलप होती है लिंग्वेसी। ओके, अब इसी में एक छोटी सी बात और मैं करता हूँ। देखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, हर चीज़ का जवाब आपके पास होना चाहिए। जानते हुए भी अगर जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर क्या फ़ायदा है? अपने आप को एक्टिव रखना है। ओके, इसमें अगर हम बात करें आउटपुट स्किल्स, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इनपुट स्किल्स, अब आप दिमाग लगाओ, कौन सी लैंग्वेज स्किल्स को आउटपुट की कैटेगरी में रखेंगे, कौन सी लैंग्वेज स्किल्स को इनपुट की कैटेगरी में रखेंगे? आपको पता है कि इनपुट, इनपुट मतलब जिसको हमें रिसीव करना है। अरे यार, आपने पढ़ा था इनपुट मतलब रिसीव। जब हम रिसीव करेंगे, और आउटपुट, आउटपुट के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इनपुट के लिए तो हमें किसी ना किसी सोर्स की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी भाई? किसी ना किसी सोर्स की आवश्यकता होगी, तभी तो हम उसको इनपुट करेंगे। लेकिन आउटपुट के लिए हमें किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, तो उस सोर्स से जोड़ के चलो। तो इनपुट, उधर आपने पढ़ा था ना प्रोडक्टिव स्किल्स और रिप्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या था? हमें किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं थी। तो जब किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं थी तो वो क्या हो गई? आउटपुट स्किल्स हो गई। आउटपुट स्किल्स बोले तो प्रोडक्टिव स्किल्स। अर्थात क्रिएटिव स्किल्स, अर्थात एक्टिव एक्टिविटीज। और इनपुट स्किल्स बोले तो रिप्रोडक्टिव स्किल्स। एक दूसरे को रिलेट करो, रिप्रोडक्टिव स्किल्स। अब आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? SW, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब जब हम स्पीकिंग करते हैं तो जो आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है उसी को तो बाहर व्यक्त करते हैं, उसी को तो एक्सप्रेस करते हैं। और राइटिंग में हम क्या करते हैं? लिख करके, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और विस्तार से हम बात करेंगे। खैर, स्पीकिंग और राइटिंग
ये हो गई हमारी आउटपुट स्किल्स। इस आउटपुट को कैसे समझा? आउटपुट अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट तो यानी हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं ना कोई चीज़, तो वो प्रोडक्टिविटी है, हमारी क्रिएटिविटी है, उसमें हम एक्टिव हैं जी। तो ये है स्पीकिंग एंड राइटिंग। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनपुट स्किल्स, अब जब इनपुट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण के लिए होना भी तो चाहिए ना, वही तो ग्रहण करोगे। तो इनके लिए हमें किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता होगी, उस सोर्स से रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। और रिप्रोडक्टिव स्किल्स में आपने क्या पढ़ा था? L&R, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये हमारी होती है इनपुट स्किल। लिसनिंग मतलब हम समझते हैं, दिमाग में लेके जाते हैं बात। पहले तो कान हमारे उसको क्या करते हैं? रिसीव। फिर हमारा ब्रेन उसको क्या करता है? परसीव, एनालिसिस होता है। उसके बाद जब हम जो है उसको समझते हैं, देखो हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया था हियरिंग एंड लिसनिंग दोनों अलग अलग होती है। हियरिंग मतलब जस्ट सुनना, समझना नहीं, लेकिन लिसनिंग हियरिंग से नेक्स्ट स्टेप है। हियरिंग तो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग का, क्योंकि लिसनिंग के लिए हमारे दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो कान यानी ईयर्स और दूसरा हमारा ब्रेन, दिमाग। तो हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड लिसनिंग। तो यार टीचिंग और लर्निंग में हियरिंग नहीं चलती, ये तो यार कान होने ही चाहिए और उनमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वो बहरा होगा। और उनके लिए, डेफ के लिए तो ये रेगुलर क्लासेस, जनरल क्लासेस में दिक्कत आती है। खैर यहाँ जो बात चल रही थी, मैं बात कर रहा था लिसनिंग और हियरिंग की। तो हियरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग, देन हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना ब्रेन इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना भैया। तो LR जिनको हम रिप्रोडक्टिव स्किल्स कहते थे, उन्हीं को हम कह देते हैं इनपुट स्किल्स। इधर आउटपुट स्किल्स की बात करें तो इनको हमने रिलेट किया प्रोडक्टिव स्किल से, और प्रोडक्टिव स्किल्स हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। इतना आपको इसमें समझना था। तो उस एक पॉइंट को यहाँ प्रूव करने के लिए कि फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। खैर नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा, आगे आने वाला चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उसमें हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये बेसिक प्रिंसिपल में भी आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, वहाँ भी उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। खैर ये मैंने आपको बताया है। अब मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो कि हमने यहाँ इनपुट स्किल्स यानी प्रोडक्टिव स्किल्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। प्रोडक्टिव स्किल्स और रिप्रोडक्टिव स्किल्स, इसको हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन एक छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्टिव स्किल्स में जैसा कि हमें पता है SW यानी स्पीकिंग और राइटिंग, और रिप्रोडक्टिव स्किल्स में है लिसनिंग एंड रीडिंग। अब इसमें भी एक छोटी सी बात सुनो ध्यान से। प्रोडक्टिव स्किल्स में ये जो दो हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग तो क्या हो गई? ओरल, और राइटिंग क्या हो गई? ग्राफिक। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव स्किल्स में लिसनिंग तो क्या हो गई? ओरल, और रीडिंग का संबंध किससे है? ग्राफिकल। तो अब भाई साहब जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बड़ी बारीकी से जवाब देना है। अगर आपसे पूछा जाए ओरल प्रोडक्टिव स्किल इज, तो आपका दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिव पे नहीं चलना चाहिए, उससे आगे उसने क्या जोड़ा हुआ है उसको भी सोचना है। ओरल प्रोडक्टिव स्किल इज, चारों ऑप्शन दे देगा LSRW। तो आपको बड़े सावधानी से यहाँ जो बात चल रही है ओरल यानी मौखिक, तो अगर हम बात करें तो ओरल प्रोडक्टिव स्किल इज स्पीकिंग, और अगर कहा जाए ग्राफिकल प्रोडक्टिव स्किल इज
राइटिंग। तो ये जो दोनों टाइप हैं, ये दो दो के जो जोड़े बने हर टाइप में, उनमें से एक ओरल और एक ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल प्रोडक्टिव स्किल की पूछे तो राइटिंग, ओरल प्रोडक्टिव स्किल की पूछे तो स्पीकिंग। ठीक इसी तरह से ओरल रिप्रोडक्टिव स्किल की पूछे तो लिसनिंग, और अगर हमसे पूछे ग्राफिकल रिप्रोडक्टिव स्किल की पूछे तो हमारा जवाब होना चाहिए रीडिंग। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आप जवाब देना। लिंग्विसी के लिए ओरेसी प्लस लिटरेसी। ओरेसी मतलब दूसरे की बात को समझना और समझने के बाद अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, यानी अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये ओरेसी में आता है। और ओरेसी के लिए ज़रूरी है एलएस। और लिटरेसी में आता है रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। आउटपुट स्किल्स की बात करें हम तो आउटपुट स्किल्स में आउटपुट स्किल्स वही है जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, इन्हीं को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं एक्टिव एक्टिविटीज़। और दूसरी तरफ इनपुट स्किल्स, इनपुट यानी ग्रहण करना। अब ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं से रिसीव करना पड़ेगा, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें आ गई एलआर। इसके बाद मैंने फिर वापस से वो बात लेके आया ओरल और ग्राफिकल वाली। प्रोडक्टिव स्किल्स जिसमें एस और डब्ल्यू हैं, दोनों में अंतर क्या है? स्पीकिंग तो ओरल होती है और राइटिंग ग्राफिकल होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और रिप्रोडक्टिव स्किल्स में एलआर, लिसनिंग जो है ये ओरल होती है और रीडिंग जो है वो ग्राफिकल होती है। आई थिंक अब आपकी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज़। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हर बात एक वीडियो में आनी चाहिए। एक वीडियो में हो सकता है कि डेट टॉपिक आ जाए, हो सकता है कि एक वीडियो में एक टॉपिक भी ना आए। इंग्लिश के थोड़े टॉपिक्स बड़े बड़े होते हैं और हर चीज़ को यहाँ आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ की परवाह मत करना कि एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक आए। आप वीडियो की लेंथ, हालांकि शुरुआत की जो वीडियो थी वो काफ़ी लेंदी हो गई थी, आप उसमें बोर भी हुए होंगे और कुछ दिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। मैंने किसी स्टूडेंट का कमेंट देखा था तो उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। कल से मैंने थोड़ा सा लिखना भी आपको मतलब इस तरह से लिखना शुरू कर दिया कि आप इजी वे में उसको पढ़ पाएँ, और थोड़ी स्पीड भी घटा दी। और साथ ही कईयों ने कहा सर इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। अरे यार, इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, कितनी हिंदी बोल रहा हूँ, खूब हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन लिखाऊँगा इंग्लिश में। तो प्लीज़, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन इंग्लिश का इंग्लिश में ही आता है। आप अपनी मदर टंग में कितना ही सुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे समझाने के लिए जिसको आप समझ पाते हो। ओके, ठीक है। फिर मैं अगला लेसन शुरू कर दूँ। ठीक है, नोट किया। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब है जी हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये जो दो वर्ड्स हैं इनसे आप परिचित होंगे। आपने बीएड एसटीसी किया है, वहाँ आप
लेसन्स तैयार करते थे तो उसमें एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ आपके ध्यान में आए होंगे। तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। अब बात आती है कि इसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं भाई। तो देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। भाषा अध्ययन और अध्यापन में जब तक हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज नहीं होगी, हमारा टीचिंग और लर्निंग ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कह सकते हैं? द फाउंडेशन स्टोन्स, नींव का पत्थर। द फाउंडेशन स्टोन्स, नींव का पत्थर। द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। तो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग में फाउंडेशन स्टोन्स किसे कहा जाएगा? अगर वहाँ आ जाता है द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, तो वहाँ ऑप्शन में आ जाता है स्किल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि फाउंडेशन स्टोन्स में हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि आखिरकार ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, एक वर्ड होता है गोल, GOAL, जिसको आप गोल बोल देते हो। खैर, अभी तो मैं भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसा ही कर रहा हूँ, सो दैट आप इस टॉपिक को तो एटलीस्ट उसी हिसाब से समझें, वरना आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शो करनी पड़ती है। जब फ़ोनेटिक्स पढ़ेंगे तो फ़ोनेटिक्स में उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और वो भी हमें रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ समझना है, क्योंकि जो जैसा प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप साउंड पैटर्न, लैंग्वेज पैटर्न आप जानते हो इतना, तो आपने अब तक जितना भी इमिटेट किया है वो कहाँ से इमिटेट किया है? अपने पेरेंट्स से। हालांकि इंग्लिश तो पेरेंट्स कहाँ बोल पाते हो, बहुत कम, रेयर है। तो जो भी आपने इमिटेट किया है अब तक, लैंग्वेज पैटर्न, साउंड पैटर्न, वो कहाँ से किया है? आप अपने टीचर से। और आपको पता है कि राजस्थान में किस तरह से आपने इमिटेशन किया और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता था। तो फ़र्क तो पड़ता है जहाँ जिस जगह लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि इस टॉपिक में तो आई थिंक मैं उसी तरह से, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उस तरह से, हालांकि जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मैं उनको उसी हिसाब से, तो आप भी ध्यान दिया करो कि सर किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। अगर मैं इसी में ही प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे जाऊँगा तो सारे टॉपिक्स मिक्स हो जाएंगे, तो प्लीज़। तो द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, और इसमें आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अब सबसे पहली बात करते हैं हम एम्स। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं हम, गोल्स। लेकिन अब हम यहां बात करेंगे कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या होता है। हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को, कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या इनकी नेचर होती है, क्या इनमें डिफरेंसेस है। तो आपको सबसे पहले मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं समझने के लिए। सपोज 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का एक ग्रुप, या 10, पहले अपन मान के चलते हैं 10 लोगों का एक ग्रुप मुंबई जाने के लिए निकला। उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई जाने, 10 लोग हैं। अब 10 लोगों ने मुंबई जाने का डिसाइड किया है। अब उन्होंने जो डिसाइड किया है वो मुंबई जाना है उनको, सुनते चलना बात। अब उन 10 में से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्रेन को प्रीफर किया। हालांकि ये कोरोना पीरियड में ट्रेन, बस
एरोप्लेन, इन सब की बात आप सुन के जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। हालांकि आज से तो ट्रेन्स चालू हो गई हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, हम तो यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस चीज़ को कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, है ना। तो 10 लोगों का एक ग्रुप, उन्होंने डिसाइड किया मुंबई जाने के लिए। ओके, तो उन 10 में से 4 लोगों ने तो ट्रेन को प्रीफर किया मतलब ट्रेन से जाना पसंद किया, तय किया, और 3 ने जो है बाई प्लेन यानी वो हवाई जहाज से जाना उन्होंने पसंद किया, और 2 ने टैक्सी को प्रीफर किया, और 1 ने बस को प्रीफर किया। अब आप ये देखो कि ये 10 के 10 जो लोग थे ये किस चीज़ में सेम थे। ये 10 के 10 जिस चीज़ में सेम थे वो है मुंबई पहुंचना। लेकिन मुंबई पहुंचने के लिए जो साधन, जो मीन्स इन्होंने अपने अपने लिए डिसाइड किए हैं उसमें तो अंतर है ना। 10 में से 4 ने ट्रेन, किसी ने बस, किसी ने प्लेन, किसी ने जो है प्राइवेट टैक्सी या टैक्सी जैसी भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुंबई पहुँचना यानी मुंबई जाना ये तो है उन 10 का एम। लेकिन उस एम को हासिल करने के लिए उन्होंने जो साधन चुने, वो साधन चुनने के मामले में तो उनमें डिफरेंसेस हैं। तो वो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी एम को पाने के लिए जो भी एफर्ट्स अप्लाई किए जाते हैं वो एफर्ट्स ही आपके ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। आपके अगर एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होंगे तो आप इजीली अपने एम को हासिल कर सकते हो। यदि आपके एफर्ट्स, जिनको मैं ऑब्जेक्टिव कह सकता हूं, अगर वो एफर्ट्स आपके सही दिशा में नहीं है, कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप अपने डिसाइडेड एम को भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी के लिए अब देखो, सोचो कि स्कूल में या कॉलेज में बच्चा कोई ना कोई एम तो लेके आता है। लैंग्वेज के भी एम्स हैं, तो उन एम्स को हासिल करने के लिए बच्चे को अपने एफर्ट्स तो अप्लाई करने पड़ते हैं, और बच्चे को उन एफर्ट्स को अप्लाई करने में हेल्प देता है टीचर, हेल्प देता है वो स्टडी मटेरियल। तो अगर वो एफर्ट्स सही तरीके से टीचर का बच्चे के साथ एक पॉजिटिव वे में बच्चे को लेके जा रहा है, उसको डायरेक्शन सही डायरेक्शन दे रहा है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा, तो इसका मतलब बच्चे के एफर्ट्स सही तरीके से चल रहे हैं। और जब बच्चे के एफर्ट्स सही चल रहे हैं तो 100% वो अपने एम को पालेगा। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल। सपोज आप अधिगम कोचिंग से जुड़े, कुछ किसी दूसरी कोचिंग से जुड़े, कुछ किसी तीसरी से, कुछ किसी और चौथी से, कुछ ने सेल्फ स्टडी को प्रीफर किया। अब जितने भी विद्यार्थी इस रीट की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो सब एक चीज़ में तो सेम है ना। और वो सेम क्या है कि भाई रीट को क्वालिफाई करने के बाद उनको 3rd ग्रेड का टीचर बनना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक ही एम है, और वो एम है टीचर बनना। तो टीचर बनना आपका हो गया एम। लेकिन उस एम को हासिल करने के लिए आपने अधिगम को चुना, किसी ने किसी दूसरे को चुना, किसी ने तीसरे को, किसी ने चौथे को, किसी ने अपनी सेल्फ स्टडी को। ये चुनने के मामले में ये एफर्ट्स ही तो हैं। ये सब कुछ चुनने के मामले में आपकी अपनी सोच रही, आपकी पसंद रही। अब तो टीचर बनना आपका क्या हो गया, एम, और अधिगम ज्वाइन करना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे इस बात को बढ़ा रहे हैं। जब आप रीट क्वालिफाई करोगे
टीचर बन जाओगे तो आपको अपना पूरा एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो सब कुछ वेरीफाई करवाना पड़ेगा ना। तो कह सकते हैं कि जो एम्स होते हैं उनका संबंध आपकी पूरी एजुकेशनल प्लानिंग से रहा। जबकि जब आपने अधिगम ज्वाइन किया था तो क्या आपके सर्टिफिकेट पूरा एजुकेशनल प्लानिंग यहाँ वेरीफाई किया था क्या? नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का संबंध आपकी किसी भी एजुकेशनल प्लानिंग से नहीं है। ये इसका संबंध तो आप यहाँ अधिगम में जो आए हो वो सिलेबस के लिए आए हो कि रीट का सिलेबस हो जाए बस। तो पहली बात क्या हुई कि एम्स जो होते हैं इनका संबंध आपकी पूरी एजुकेशनल प्लानिंग से होता है। वहीं ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनका संबंध आपके एक सिलेबस प्लानिंग से है, आपके लेसन प्लानिंग से है। अर्थात डे टू डे जो आप लेसन करके काम जो कर रहे हो तो डे टू डे प्लानिंग से है आपका ऑब्जेक्टिव्स का संबंध। अब इसी तरह से कई डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर आप लिख लेना, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा, सिचुएशन क्रिएट करके समझाऊंगा। हालांकि मैंने आपके माइंड में सेट कर दिया कि टीचर बनना आपका एम और अधिगम ज्वाइन करना आपका ऑब्जेक्टिव। इसी एग्जाम्पल को आप लेकर के सारे पॉइंट्स के बीच डिफरेंस को समझना। ओके, तो अब सबसे पहले हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों के बीच डिफरेंस करते हैं कि कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करें। ओके, इसके लिए मेरे को ये लिखा हुआ जो है भैया वो मिटाना पड़ेगा। आपने आई थिंक लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज़ लिख लीजिए। आधा मिनट का टाइम देता हूँ, ये कोई मैं डिक्टेटर नहीं हूँ जो कह रहा हूँ आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए और मेरे को आइडिया है कि आप कितनी देर में नोट कर सकते हो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। तो एक तरफ आपने लिख दिया एम्स, दूसरी तरफ लिख लिया ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली बात तो होगी एम्स की तरफ। दे आर रिलेटेड टू द होल एजुकेशनल प्लानिंग। एम्स का जो संबंध है वो पूरी की पूरी एजुकेशनल प्लानिंग से होता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो दे आर रिलेटेड टू अ सिलेबस और लेसन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स का संबंध पूरी एजुकेशनल प्लानिंग से नहीं है, बल्कि किसी एक निश्चित सिलेबस और लेसन प्लानिंग से होता है। अब हम बात करें दूसरी बात, बाय नेचर। दोनों की जो नेचर है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की, ये भी अलग है। कैसे? टीचर बनना आपका एम, अब चाहे जो अधिगम में पढ़ा उसको भी टीचर बनना है, कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जगह सातवीं जगह जहां भी पढ़ा वो उसको टीचर ही तो बनना है। तो टीचर बनने के मामले में आप सारे के सारे क्या हो गए? सेम हो गए ना, जनरल हो गए ना। आपकी कोई खास पसंद नहीं है, सभी की पसंद सेम है कि टीचर बनना है, इसी के लिए तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एम्स आर जनरल इन नेचर, दे आर जनरल इन नेचर। एम्स जो है
बाय नेचर कैसे होते हैं, जनरल, सामान्य होते हैं। तो ये जनरल गोल्स हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये आपकी स्वयं की पसंद पे डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आपकी खुद की सोच, आपकी समझ। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लिख रहा हूँ भैया मैं, दे आर नॉट जनरल। दे आर नॉट जनरल को कह सकते हैं हम स्पेसिफिक। तो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्वभाव से विशेष होते हैं। इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है वो विशेष है। हर एक की अपनी एक पसंद है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में और ये होते हैं जनरल। अगली बात, तीसरा, नो टाइम लिमिट टू अचीव। नो टाइम लिमिट टू अचीव। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ आप कितने दिन में टीचर बन जाओगे, तो क्या आप कोई टाइम बता सकते हो कि भाई हम 6 महीने में, साल में, 2 साल में? हालांकि बनोगे, लेकिन आप इसका सीधा जवाब नहीं दे सकते। तो चूंकि इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है निश्चित, नो टाइम लिमिट टू अचीव। लेकिन उधर यदि आपसे पूछा जाता कि बताओ भैया अधिगम आप कितने दिन जाओगे पढ़ने, तो आप जवाब दे सकते थे जितना भी टाइम आपको बताया, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने। तो आप एटलीस्ट जवाब तो दे ही सकते हो। 10 यूँ तो 10-20 दिन का ऊंच नीच तो होता ही है, लेकिन एक आप जवाब दे पाते हो। तो यहाँ ए टाइम लिमिट टू अचीव, तो यहाँ टाइम लिमिट टू अचीव, टाइम लिमिट टू अचीव। तो एम्स में नो टाइम लिमिट टू अचीव और इधर टाइम लिमिट टू अचीव। अब हम बात करें चौथी बात, चौथे पॉइंट की बात करें तो ये एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स को दे आर या दे आर नॉट गिवन they are not given immediate value by the teacher। ये टीचर के लिए इमीडिएटली वैल्यूएबल नहीं होते। क्या जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या मैं रोज पूछता था हाँ भाई क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है? क्या कभी पूछता था क्या? अंडरस्टूड है कि आप टीचर बनने के लिए आए। तो यहाँ टीचर के लिए ये कोई इमीडिएट वैल्यूएबल नहीं होते, जबकि ये इमीडिएट वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि इसमें लेसन वाइज हर जो भी एफर्ट्स आप अप्लाई कर रहे हो एक एक पे चर्चा होती है। तो इनको हम कह सकते हैं इमीडिएट वैल्यूएबल फॉर द टीचर। ये टीचर के लिए इमीडिएट वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए टीचर को सारा फोकस इन पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ टीचर के द्वारा इनको इमीडिएट वैल्यू नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एम्स की बात करें तो दे आर लॉन्ग टर्म गोल्स, और इधर अगर हम बात करें तो दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो एम्स की हमने बात की तो दे आर लॉन्ग टर्म गोल्स, और ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स। ये कैसे? अब जैसे देखिए आपने बीएड एसटीसी कर लिया, सपोज कोई विद्यार्थी जिसने बीएड एसटीसी कर लिया है, कोई एग्ज़ाम में वो अपीयर हुआ, किसी कारणवश वो एग्ज़ाम उससे क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो क्या उसकी बीएड और एसटीसी जो उसने डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है, क्या उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। वो जब तक ज़िंदा है
तब तक उसकी बीएड और एसटीसी मान्य है, तब तक हम उसको ट्रेंड कहेंगे। लेकिन आपने अधिगम की, उसने किसी, मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने किसी कोचिंग में तैयारी की और किसी कारणवश से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया। तैयारी उसने की थी, पढ़ा था, यहाँ कोचिंग ली उसने, अब नेक्स्ट टाइम अगली एग्ज़ाम में वो बैठ रहा है, उसी जो भी उसने कोर्स किया था उसी से रिलेटेड अगली एग्ज़ाम में बैठ रहा है। तो क्या ज़रूरी है कि पहले जो उसने पढ़ा था वो सारा ही उसको याद होगा? 5 साल 7 साल 8 साल बाद उसको वो चीज़ें याद होंगी? नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो इधर बात करें हम एम्स की, तो एम्स लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और इधर ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें एम्स की, तो दे कैन नॉट बी, जिसको कांट कह देते हो आप शॉर्ट में, दे कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। एम्स की का जो मापन है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। और इधर अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, दे कैन बी इजीली मेजर्ड। ओके, इधर हम क्या कह रहे थे कि एम्स जो है इनको इजीली मेजर्ड नहीं किया जा सकता, जबकि ऑब्जेक्टिव्स को इजीली मेजर्ड किया जा सकता है। बात समझ में आई? पहले प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं फिर एक बार समझा दूंगा, फिर मिटाऊंगा, आगे फिर बढ़ते हैं। तो द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो हमारा जवाब आएगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक मैं आगे आ रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए पहले। हाँ जी, तो आई थिंक आपने नोट किया होगा। प्लीज़ अब मैं थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है आपके सामने, आप जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाए द गोल्स विच आर रिलेटेड टू द होल एजुकेशनल प्लानिंग आर कॉल्ड, जवाब आएगा एम्स। द गोल्स रिलेटेड टू ए सिलेबस और लेसन प्लानिंग आर कॉल्ड, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं कहूँ द गोल्स विच आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव्स। द गोल्स विच आर जनरल इन नेचर, तो जवाब आएगा एम्स। द गोल्स विच कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड, तो जवाब आएगा कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड, जवाब आएगा एम्स। और द गोल्स विच कैन बी इजीली मेजर्ड, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव्स। फिर पूछा जाए लॉन्ग टर्म गोल्स, तो जवाब आएगा एम्स। फिर पूछा जाए शॉर्ट टर्म गोल्स, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव्स। तो एक भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, तो इजीली एक बार देख लीजिए। तो बताइए द गोल्स विच आर इमीडिएट वैल्यूएबल फॉर द टीचर, इमीडिएट वैल्यूएबल फॉर द टीचर, टीचर के लिए इमीडिएट वैल्यूएबल होते हैं, इमीडिएट वैल्यूएबल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स।
वो एफर्ट्स जो आपको करने हैं अपने एम को हासिल करने के लिए। वापस बताओ, टीचर बनना आपका क्या है? एम। अधिगम ज्वाइन करना क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर इन सारे पॉइंट्स को आप कसौटी पे उतार सकते हो। क्या अधिगम में आप जो कोचिंग ले रहे हो, तो क्या यहाँ से कोई डिग्री डिप्लोमा मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। यहाँ तो आप एक सिलेबस करने के लिए आए हो, वो सिलेबस जो टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। और ये यहाँ पर आप टीचर की मदद लोगे, टेक्स्ट बुक्स लोगे, मटेरियल लोगे, जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब आपके एफ़र्ट्स हैं। तो यदि आपके एफ़र्ट्स पॉजिटिव होंगे, यदि आपके एफ़र्ट्स सही डायरेक्शन में होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई भी हर्डल, कोई भी ऑब्स्टेकल आपसे दूर भागेगा, आपके सक्सेस में रुकावट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को मैंने डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ से आगे जो हम बात करेंगे कि भाई लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के क्या तो एम्स हैं। विद्यार्थी जो लैंग्वेज लर्निंग करेगा, आखिरकार वो किस एम को हासिल करने के लिए लर्निंग कर रहा है। और टीचर विद्यार्थी को टीचिंग कराएगा, तो टीचर तो हेल्प करने वाला है ना उसको। तो स्टूडेंट का जो एम है, उस एम को हासिल करने के लिए टीचर किस तरह से उसको टीचिंग दे कि स्टूडेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक सही डायरेक्शन में जाएं और इजीली स्टूडेंट अपना एम अचीव कर ले। तो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के क्या एम्स हैं और लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको मैं ओपन करूँगा, लेकिन वो ओपन करूँगा अगली क्लास में। आई थिंक ये जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो इंग्लिश को लेकर के, टीचिंग मेथड्स, सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया है, समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कईयों का थोड़ा सा हाथ टाइट हो, तो उस हाथ को थोड़ा सा नरम मैं ही करवाऊँगा, मेरे अलावा कोई करवाएगा भी नहीं। बाकी तो आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, अभी तो हम उस फ्लो में आएंगे जिसके लिए हमें ये कंपटीशन इजीली क्वालिफाई करना है। 100% रीट को हिट करना है और हिट करके आगे बढ़ना है, और जो आपका एम है उसको आपको दिलवाना है। हम तो आपके एफ़र्ट्स, हम तो क्या, मैं तो आपके एफ़र्ट्स को ही जो है सही डायरेक्शन में दिलवा सकता हूँ। ठीक है, और मैं आई थिंक ऐसी फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा विश्वास नहीं रखता। आपको पता, आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो। ये जो समय चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यूँ तो पढ़ाई तो कर रहे हैं घर में रह के, लेकिन हमारी सभी की और भी आवश्यकताएं, उन पर सब पे ताला लगा हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ये ताले खुलेंगे। और जब ताले खुलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने एम को भूल जाएं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को गलत डायरेक्शन में ले जाएं। तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें। मैं अपने आप को बचा के रखता ही हूँ। और अगली बात करते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।